ऑलराइट मान्यवर, अभी एक और बाजा बजेगा यहाँ पर, आपको बताते थे। ये है निर्देश सुपर सवाल का, आपको बताते हैं। सुपर सवाल का समय। सुपर सवाल क्या है मैं आपको बता दूं। एक प्रश्न आएंगे कंप्यूटर जी के द्वारा आपकी स्क्रीन पर, उसके कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं मिलेंगे, समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, आपको उसको उत्तर देना होगा। तो कंप्यूटर जी, सुपर सवाल जो है वो मनोज जी और विक्रांत के लिए पेश किया जाए। रेनमिनबी, जिसे युआन भी कहा जाता है, भारत के किस पड़ोसी देश की मुद्रा है? चाइना। Renminbi, also known as yuan, is the currency of which neighboring country of India? Yuan. Sir, I think the answer is China. चाइना कह रहे हैं कंप्यूटर महाशय, इसको ताला लगाया जाए। चीन बिल्कुल सही जवाब है। चाइना is the right answer. युआन वहीं से है। और इसका आपने सही उत्तर दे दिया, तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास अब आ जाएगा एक अवसर, जी सर। इसको कहते हैं सुपर शक्ति। सुपर शक्ति क्या है सर? इसका नाम है दुगनास्त्र। मनोज जी, ये अनुभव कैसा रहा कि एक छोटे से गांव, चंबल के गांव से निकल करके आज आप एक बड़े शहर मुंबई में रह रहे हैं? सर, मैं जब गांव से आया था शहर, तो मेरे लिए एक मूल समस्या थी कि मैं सरवाइव कैसे करूंगा, और उसके लिए मैंने बहुत सारे काम किए सर। शुरुआत में तो कई एक घरों में जाके घंटी बजाता था। मैं कहता मुझसे कुछ पढ़वा लो, बच्चे को ट्यूशन पढ़वा लो। कुछ लोगों ने मौका दिया मुझे, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया सर। फिर सर मैंने एक लाइब्रेरी में काम किया सर, और उस लाइब्रेरी का एक बहुत अच्छा ये था कि मुझे रहने के लिए भी वहीं दिया गया था सर। मैं रह भी उसी में रहा था। ओह अच्छा। तो जहाँ पर हम अखबार पढ़ने के लिए जो एक तख्ता टाइप का रहता है ना, उसी पे मैं रात को सोता था सर। तो मेरा मूल काम था कि मैं लाइब्रेरी में जितने भी अखबार बिछे हैं उनको बिछवाना, जो पढ़ने आ रहे हैं वाले लोग हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करना और बाकी चीज़ें करना। पर वहाँ मुझे अब्राहम लिंकन जैसे लोगों को पढ़ने का मौका मिला, मैक्सिम गोर्की जैसे लोगों को पढ़ने का मौका मिला, अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों को मौका मिला, महात्मा गांधी का एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ मैंने वहाँ पढ़ा। तो उसमें से मुझे एक बात ज़रूर समझ में आई कि इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सेल्फ मेड हो और खुद उसने संघर्ष नहीं किया हो। कोई भी आदमी ऐसा। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि गांव से आया था तो मैं बोलना नहीं जानता था, भाषण देना नहीं जानता था, और वहाँ पर सारे कवि सम्मेलन होता था। गाँव शहर के सब ठीक ठाक लोग आते थे, कविताएं पढ़ते थे। मेरी बड़ी इच्छा रहती थी कि मेरी भी कविता कोई पढ़ ले। पर वहाँ मेरा काम चूँकि पानी देने वाला और समोसा लाने वाला व्यक्ति का था, तो उनको किसी को लगता नहीं था कि मुझे कुछ आता होगा। तो उनके जाने के बाद जब वो चले जाते थे तो मैं किवाड़ बंद करता था, और उसके बाद वो माइक बंद करता था, और मैं आराम से घंटों बोलता था सर। कोई सामने नहीं रहता था, पर मुझे बोलने की इच्छा थी कि मैं बोलूं, मैं एक्सप्रेस हूं, अपने आप को बताऊं कि मैं भी कर सकता हूं। फिर सर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे लाइब्रेरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि जो वहाँ के जो संचालक थे उनको लगता था कि रद्दी बद्दी बेचने में कुछ पैसे में ज़्यादा ले लेता हूँ और देता कम हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो रही है सर। मैंने अपने जीवन में सर एक खास सिद्धांत बनाए, उनमें से एक सिद्धांत ये भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने शायद सुना भी होगा सर, कंचन बरसे में हाँ यस, ता करना जाइए जहाँ पर आपका स्वाभिमान नहीं हो, इज्जत नहीं हो। तो स्वाभिमान के कारण मुझे छोड़ना पड़ा सर वो। और वो जब मैंने वो छोड़ा तो फिर सर आटा चक्की में काम करने का मिला सर। आटा चक्की में काम करने के टाइम पे मुझे हमेशा लगता था कि शायद ये आवाज़ मेरे कानों में जो गूंज रही है चक्की की, वो मेरी ज़िंदगी की नियति तो नहीं है, मैं यहीं तो नहीं दब जाऊँगा कहीं। एक चीज़ सर मैंने ज़रूर सीखी थी, रोना किसी के सामने नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, और हर समय मेरे दिमाग में रहता था हो जाएगा, मैनेज कर लूँगा, चीज़ें होती रहती हैं। और सर इतने सालों के बाद अभी मैं बहुत जगह काम कर चुका, देश के सब बड़े लोगों से मिल चुका था, मैंने एक चीज़ देखी सर, जो जितना बड़ा आदमी है उतना ही सीधा, सरल और सहज है। जो थोड़ा ईगोइस्टिक है या वो जो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, वो बेसिकली वो खुद कमजोर है। जो आदमी अंदर से भरा हुआ है वो झुक के बात करता है। मैंने सर देखा है सर बड़े लोगों को आपके लिए चाय बनाते हुए, आपके लिए पानी लाते हुए, और वो कोई बड़ी बात नहीं करते सर। तो बेसिकली जो आदमी सादगी से रह सकता है, सिंपल तरीके से रह सकता है, वही बहुत हाई जाता है। और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी सर, और इसीलिए मैंने अपने जीवन में इसको उतारा है सर। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। एक
फिल्म आई थी 12th फेल, जो कि मनोज कुमार जी के जीवनी के ऊपर आधारित थी और विक्रांत ने इनकी भूमिका निभाई थी उस फिल्म में और अद्भुत काम किया आपने विक्रांत को। Thank you, और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को एक बार फिर हमारे कार्यक्रम। मनोज जी का जो जीवन रहा है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। बोलने का इनको बहुत शौक था मनोज जी को, कविता पाठ भी ये करते थे, लेकिन अवसर नहीं मिला इनको कभी उस कविता को सुनाने का। मान्यवर, आज बहुत बढ़िया अवसर है और कोई भी किवाड़ विवाड़ बंद नहीं होगा यहाँ पर। पूरा देश जो है देख रहा है आपको और यहाँ की जनता भी सुनेगी आपको। देखिए, और हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके कि एक कवि के नाते आप एक कविता अपना हमारे सामने अवश्य सुनाएं। मैं कुछ कविताएं अपनी माँ के लिए लिखता था सर, क्योंकि माँ ने सर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो कभी बताती ही नहीं थी कि वो कष्ट में है। कभी भी कुछ भी हो जाए वो हमेशा कहती थी सब ठीक चल रहा है, आप कोई चिंता मत कर। क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि मैं जीतूंगा, उसको हमेशा लगता था कि मैं वर्दी पहनूंगा, उसको हमेशा लगता था कि कभी ना कभी मैं उसकी सपने पूरे करूंगा। तो माँ चाहे वो दूध बेच के करे या किसी से लेकर करे, वो अपने घर को चलाती थी। मुझे याद है सर कि एक बार मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ सोने के सर उनके कुछ झुमके थे सर, तो उन्होंने वो गिरवी रख दिए। मैं लगातार कोशिश करता रहा कि इनको कैसे छुड़ाऊं, कैसे वापस लाऊं। तो उसमें मैंने एक कविता लिखी थी, अगर आप मुझे परमिशन देंगे। सर अवश्य, मैं चाहूंगा मान्यवर कि आप यहाँ आए ताकि अच्छी तरह से आपको हमारी जनता देख सके इस जगह पे। थैंक यू वेरी मच सर, ये बहुत बड़ा अवसर है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बंद कमरे में कविताएं बहुत पढ़ी हैं सर, लेकिन देश के सामने आज अमिताभ बच्चन के सामने पढ़ने का मौका मिल रहा है सर। माँ तुम्हारे कानों के झुमकों को, कि माँ तुम्हारे कानों के झुमकों को जब रखा था मैंने गिरवी, तब मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस तरह हो जाओगी हताश, और खामोश इनके बिना। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम यूं जाना छोड़ दोगी घर की देहरी के पार। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम यूं जाना छोड़ दोगी देहरी के पार। अब मैं मन से चाहता हूं कि एक शाम जब मैं लौटूं तुम्हारे पास, तब तुम्हारी कुमलाई हथेली पर रख दूं वही पुराना छोटा डिब्बा जिसमें रखे हों तुम्हारे अपने झुमके, पर तुम्हारी उदास आंखें अब नहीं मांगती मुझसे वो झुमके, और ना ही कोई ऐश्वर्य सुख, बल्कि वे तो देखती रहती हैं हारते हुए मुझे। बार बार हार रहा था सर, हर बार हार रहा था मैं, बल्कि वे तो देखती रहती हैं हारते हुए मुझे, इस आशा में कि कभी तो जीतूंगा मैं। बहुत बहुत तो माँ का हृदय जो है वो अद्भुत होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। माता जी, आपको प्रणाम करता हूँ एक बार फिर और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो जब आप अफसर बन गए मान्यवर, तो आपके घर का वातावरण कैसा था? पूरे एरिया में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उत्सव टाइप का आया है। कई लोग तो ये बोल रहे थे कि सच में हुआ है क्या यार तुम्हारा सिलेक्शन। कोई भक्के आके गांव के कहते लड्डू बांटो, कोई कहता बाजी बजवाओ, कोई कुछ भी कहता। इतना खुशी हुई थी। कोई टीवी पे चैनल पर बुला रहा है, देखो माँ जी तुम्हारा लड़का है, कैसा बन गया, कितना बड़ा बन गया। वाह, क्या बात, क्या बात। पूरे खेल के दौरान पहली दफा माता जी को हंसते हुए देखा है। सुनो ना, मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा भगवान है, मेरी सीता माता है। ओहो,
और ये कांटा भी लग जाएगा ना कांटा, तो दुख उसका नहीं, खून इससे आता है इसका। इतना मेरा ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।